हेलो नमस्ते मेरे प्यारे भाई। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को कराने वाला हूं नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और उनसे रिलेटेड करंट अफेयर। देखो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा आपके पेपर में पूछे जाते हैं। उनके हेडक्वार्टर और उनका फॉर्मेशन कब हुआ है ये तो आपको जरूर याद करने पड़ेंगे। इनसे रिलेटेड जो करंट अफेयर बनी है 2024 में पूरी साल में, उस करंट अफेयर को भी इस क्लास में हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। तो आपका ये टॉपिक पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। अगर आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है और इस पीडीएफ को बार बार पढ़ना है रिवीजन के तौर पर, तो आप ऐप डाउनलोड कर लेना, एसटी कैंपस ऐप। उसमें ई बुक्स वाले फोल्डर में जाओगे तो आपको बिल्कुल फ्री में ये पीडीएफ मिल जाएगी और वहां से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। कितनी बार भी आप पढ़ सकते हो उसे, ठीक है। उसमें कोई पेड नहीं है, बिल्कुल फ्री है, राइट। इस YouTube चैनल पर मैंने मैथ्स की कंप्लीट ज्योमेट्री की थ्योरी क्लास ले ली है। सारे ज्योमेट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं वो सब कुछ कंप्लीट कराया है मैंने। लाइन्स एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन्स, सारे फॉर्मूले उसमें रिवाइज है। इसको भी आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो उसी एप्लीकेशन पर, और इस क्लास को देखना चाहो तो यूट्यूब से इस क्लास को देख सकते हो। आगे एक इन्फॉर्मेशन ये है कि मेरा मैथ्स का स्पेशल बैच शुरू हो रहा है, जिसमें मैं आपको मैथ्स के साथ साथ में जीके जीएस की फ्री क्लास भी प्रोवाइड करूंगा। 1 मई से मैं ये बैच शुरू कर रहा हूँ। इसमें एडमिशन ओपन है। इसमें आपको लाइव क्लास के साथ साथ में रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ, टेस्ट सब कुछ मिलेंगे। और अगर आप 1 मई से पहले एडमिशन ले लेते हो तो आपको एक कोड यूज करना है। कोड है फर्स्ट 100। अगर आप ये कोड यूज करोगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी आपका जो ये कोर्स है 899 का, ये आपको 450 के करीब पड़ जाएगा। और इसमें आपको जीके जीएस भी, आपको मैथ्स भी, सब कुछ शुरुआत से और बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक का ये बैच चलेगा। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो इस कोर्स को बाई कर सकता है। अब हम चलते हैं अपने इस क्लास पर। इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कंटेंट यहाँ लिखा हुआ है। पहला हमारा टॉपिक रहेगा यूनाइटेड नेशंस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस। यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सभी को हम कवर करेंगे, और उसमें टोटल 11 स्लाइड्स है। 11 स्लाइड्स में कवर हो जाएगा ये पूरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे, इंडिया इज ए मेंबर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। भारत जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है उन सभी ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे, और ये कवर हो जाएगा 14 स्लाइड्स में। भारत जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है वो कवर हो जाएगा 6 स्लाइड में, और कुछ मिसलेनियस ऑर्गेनाइजेशन का पढ़ेंगे जो कि 2 स्लाइड में कवर हो जाएगा। और इससे बाहर कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसी पीडीएफ को डाउनलोड करके बार बार रिवाइज करते रहना पेपर से पहले। आपके अगर 1-2 सवाल पेपर में आते हैं तो पूरे 100% करेक्ट हो जाएंगे वो सवाल, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं भाई। पहले हम पढ़ेंगे यूनाइटेड रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन। देखो, यूएन क्या है, यूनाइटेड नेशंस। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में एक संगठन बनाया गया 1945 में, ताकि विश्व युद्ध जैसी घटना दोबारा ना घटे। तो यूनाइटेड नेशंस जब इसका फॉर्मेशन हुआ 1945 में, तो इसके 6 पिलर बने। कितने पिलर बने? 6 पिलर। उन 6 पिलर में से एक पिलर है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसको हम बोलते हैं यूएनजीए। यूएनजीए क्या काम करता है कि यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितनी भी पॉलिसीज हैं, उनके बजट्स हैं, उनके मेंबर्स के बीच में अगर कोई पॉलिसी शेयर होनी है, इंप्लीमेंट होनी है, तो उन मेंबर्स की एक असेंबली बैठती है जिसको हम बोलते हैं जनरल असेंबली, और ये बैठ करके उस पॉलिसी पर डिस्कस करते हैं, राइट। बात समझ में आ गई। अगर मैं इसके फाउंडेशन की बात करूं तो 1945 में ही इसका फाउंडेशन हुआ था। एंड ये जो है वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स, जो 6 मुख्य ऑर्गन्स है उनमें से एक है। सिक्योरिटी काउंसिल भी एक दूसरा मुख्य ऑर्गन्स है इसका, यूनाइटेड नेशंस का, राइट। तो अभी न्यूज जो इससे रिलेटेड आई है वो ये आई है कि यूएनजीए ने एक रिजोल्यूशन पास किया है सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसमें फिलिस्तीन को यूएन का एक मेंबर बनाया जाएगा, ठीक है। फिलिस्तीन आपने सुना होगा, इजराइल के पास में पड़ता है ये। जब वर्ल्ड मैप पढ़ाऊंगा तो वर्ल्ड मैप में इनकी सारी लोकेशन भी क्लियर कर दूंगा मैं तुम्हें, कि फिलिस्तीन कहाँ है, इजराइल कहाँ है, लेबनान कहाँ है, जॉर्डन कहाँ है, सूडान कहाँ है ना, उनके बीच में कैसे, किस वजह से युद्ध हो रहे हैं, उनके बीच में कौन सी लेक है, कौन से समुद्र से ये लगे हुए हैं, ठीक। जैसे आपने हौती वगैरह सुना होगा, ये कई बार जो है हमास सुना होगा, ये कई बार जो है क्या करते हैं कि उधर से जो ट्रेड आने वाले शिप्स हैं उन पर कब्जा कर लेते हैं। न्यूज़ में बनी रहती है ये बातें, तो आपको इनके बारे में जानकारी रहनी चाहिए। वर्ल्ड मैप में पढ़ेंगे। अभी करंट की न्यूज ये है कि यूएनजीए ने एक रिजोल्यूशन को पास किया है जिसके तहत फिलिस्तीन को एक मेंबर यूएन का बनाया जाएगा।
अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक पर, बहुत ही जल्दी हो जाएगी, अब बस फोकस होकर के आप वीडियो को सुनते रहो। अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो आप स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हो वीडियो को। हमारा दूसरा टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। ये सिक्योरिटी काउंसिल, इसका मेन काम है कि दुनिया में शांति बनी रहे, पीस एंड हार्मनी बनी रहे। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो भी 1945 में यूएन चार्टर के द्वारा ही हुआ था। ये भी 6 पिलर में से एक है। और इसी यूएनएससी में टोटल 15 मेंबर है। यूएनजीए में 193 मेंबर है, लेकिन यूएनएससी में टोटल 15 मेंबर है। इन 15 मेंबर में से 5 के पास होती है वीटो पावर, जो कि परमानेंट मेंबर है, और 10 के पास वीटो पावर नहीं होती, ये नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। नॉन परमानेंट मेंबर, ठीक है। नॉन परमानेंट मेंबर हर 2 साल के टर्म के लिए चुने जाते हैं। बात समझ में आ गई सभी को? कितने मेंबर है? 15। वीटो पावर जिनके पास में है वे टोटल 5 मेंबर है, वे परमानेंट है। और वे कौन कौन से मेंबर है उनके नाम सुन लो एक बार। चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके एंड यूएस। चाइना एशिया का एक देश है और रसिया एशिया का सबसे बड़ा देश है। पॉपुलेशन के टर्म में अब भारत हो चुका है, पहले चाइना था। तो चाइना और रसिया ये दोनों एशिया से रिलेटेड है। फ्रांस और यूके ये दोनों यूरोप से रिलेटेड है। और यूएस अमेरिका से रिलेटेड है। अमेरिका कंटिनेंट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और 10 नॉन परमानेंट मेंबर जो चुने जाते हैं हर 2 साल के लिए, वो एक बैलेट के तौर पर चुने जाते हैं, जिसमें अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप ये सभी पार्टिसिपेट करते हैं। तो न्यूज ये है करंट अफेयर की कि 2 साल के लिए इन मेंबर्स को नॉन परमानेंट मेंबर्स बनाया गया है, जिसमें एक है डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया। ये इन सभी मेंबर्स को 2 साल की नॉन परमानेंट मेंबरशिप मिली है। क्लियर है बात? इस स्लाइड को आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो एसटी कैंपस ऐप से। आगे बढ़ेंगे। अगली जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास वो है यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज। देखो, पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज जो फिलिस्तीन में, अभी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध चल रहा है, तो वहाँ से जो रिफ्यूजीज माइग्रेट करते हैं, उन रिफ्यूजीज को सहायता पहुँचाने के लिए भारत सरकार ने इनिशिएटिव लिया है। और भारत सरकार ने कहा है कि हम जो है $5 मिलियन की सहायता करेंगे। $5 मिलियन की। इस $5 मिलियन में से पहली जो किस्त थी वो तो पहले ही दे दी थी 2.5 मिलियन की। अब इसकी दूसरी जो किस्त है, सेकंड ट्रेंच ऑफ USD 2.5 मिलियन, 2.5 मिलियन की ये सेकंड ट्रेंच भी प्रोवाइड कर दी है UNRWO को, इस संगठन को दी है। अब ये संगठन डिसाइड करेगा कि कौन से रिफ्यूजीज है और उनको क्या क्या सुविधाएं देनी है, जैसे मेडिकल की सुविधाएं, खाने पीने की उनको सुविधाएं, उनके शेल्टर की सुविधाएं, ठीक है, वो सुविधाएं उन रिफ्यूजीज को प्रोवाइड करेगा। अगर मैं इसके हेडक्वार्टर की बात करूं तो जॉर्डन, अम्मान में इसका हेडक्वार्टर है, और गाजा, ठीक है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। फाउंडिंग मेंबर्स में इसमें यही यूनाइटेड मेंबर्स जो रहे उन्होंने इसको फाउंड किया था, ठीक। और ये जो है एक्सटेंड कर दिया है 2026 तक, क्योंकि अभी वहाँ रिफ्यूजीज बने हुए हैं। जब रिफ्यूजीज खत्म हो जाएंगे तो फिर ये भी खत्म हो जाएगा। समझ आ गई बात? इसका एरिया ऑफ वर्क की बात करें तो जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, गाजा स्ट्रिप एंड द वेस्ट बैंक ऑफ जेरूसलम। तो इस एरिया में ये वर्क करता है, यहाँ के रिफ्यूजीज को हेल्प प्रोवाइड करता है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अब बात करते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूएन के अंडर में, यूएन के अंडर में एक संगठन है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। उसके अंदर एक कमेटी है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का मेन काम यह है कि जो हेरिटेज है, जो विरासत है दुनिया में, उनको एक लिस्ट में जारी किया जाए, और सरकार को भी ये जिम्मेदारी दी जाती है कि उन हेरिटेज लिस्ट का संरक्षण करा जाए। अब हेरिटेज लिस्ट में कुछ प्राकृतिक तौर पे भी हो सकते हैं, कुछ कृत्रिम तौर पे भी हो सकते हैं। तो न्यूज ये है, करंट अफेयर ये है कि आसाम की है एक चेराडाउ मोएडम, एक जगह का नाम है चेराडाउ मोएडम, ध्यान रखना चेराडाउ मोएडम। इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया है, और 46वीं वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन हुआ था दिल्ली में उसके तहत, ठीक है। छोटी सी न्यूज है। असम का चेराडाउ मोएडम स्टैटिक जीके के तौर पे पूछा जा सकता है आपसे। अगले करंट अफेयर की बात करूँ, अगले हेडिंग की बात करूँ तो यह है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, UNEP। इनके सभी के आपको फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है। UNEP सबसे पहले इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो नैरोबी, केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। फॉर्मेशन जो हुआ था इसका वो 1972 में हुआ था। अब जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम है, जाहिर सी बात है एनवायरमेंट इसके नाम में छिपा हुआ है, तो एनवायरमेंट से ही रिलेटेड होगा ये। तो हमारी कुछ
कॉन्फ्रेंस होती है यूएन की, इंडिया भी उसमें पार्टिसिपेट करता है। तो उसमें क्या होता है कि जो एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है, एनवायरमेंट को बचाने का, या कन्वेंशंस होते रहते हैं, ठीक, जैसे कि वियना कन्वेंशन आपने सुना होगा, जैसे ओजोन परत से रिलेटेड, ओजोन को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड आपने कन्वेंशन सुना होगा, वो सभी इन्हीं प्रोग्राम के तहत में होते हैं। तो इसमें अगर मेंबर की बात करूँ तो 193 जितने यूएन में मेंबर है इंक्लूडिंग इंडिया, वो सभी इसमें मेंबर्स है। फॉर्मेशन कब हुआ था? 1972 में हुआ था, और हेड क्वार्टर आप याद रखोगे केन्या के नैरोबी में है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये फुल फॉर्म याद रखनी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो यहाँ भी लिखी है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज आप देख रहे हो कि हर साल हमारा जो टेम्परेचर है अर्थ का, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, 1 डिग्री से 1.5 डिग्री तक बढ़ जाता है। 2023 सबसे गर्म साल बताया गया। तो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है और इसका जो प्रभाव पड़ेगा, उसी को रोकने के लिए, उसकी जागरूकता को फैलाने के लिए ये संगठन बना UNFCCC। कब बना जी? 1992 में बना है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो जर्मनी के बोन में इसका हेडक्वार्टर है। बात समझ में आई? जर्मनी के बोन में, ठीक है। जबकि UNEP का कहाँ है? नैरोबी में है, वो केन्या में है, केन्या के नैरोबी में है UNEP। और ये है UNFCCC, इसका कहाँ है? जर्मनी के बोन में। अच्छा जी, फॉर्मेशन जब हुआ था 1992 में, तो एक अर्थ समिट चल रहा था। कहाँ चल रहा था? ये रियो डी जेनेरो। ये भी पूछा जाता है कि रियो डी जेनेरो में कौन सा समिट हुआ था? अर्थ समिट हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और उसी के तहत 1994 में इसको फोर्स में लाया गया UNFCCC को। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो ऑब्जेक्टिव है इसका स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैसेज। जो ग्रीन हाउस गैसेज निकलते हैं उनको स्टेबल करने का काम है, उनके कंसंट्रेशन को कम करने का काम है, ताकि एटमॉस्फेयर में, वातावरण में जो जहरीले पदार्थ है ग्रीन हाउस गैसेज से रिलेटेड, वो उनका रिलीजेशन कम हो, 0 के बराबर हो। और इसके ऊपर हमारे प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, जैसे नेट जीरो एमिशन, नेट जीरो कार्बन एमिशन, यानी हम कार्बन को इतना कम कर दे कि कार्बन जितना भी निकले उतना ही सोख लिया जाए, उसी को बोलते हैं नेट जीरो कार्बन। कार्बन का निकलने का मतलब ये नहीं कि कार्बन निकला तो कार्बन निकलेगा ही नहीं कभी। भाई हमारे पास इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, उनको हम यूज कर रहे हैं, तो हर उससे फैक्ट्री वगैरह से कुछ ना कुछ कार्बन मटेरियल निकलेंगे। लेकिन अगर हम पेड़ पौधे लगा दे, अगर हम अपनी सिटीज़ को सस्टेनेबल सिटीज़ बना दे, अगर हम जो शहर डेवलप कर रहे हैं वो पर्यावरण के हिसाब से डेवलप कर दें, तो जितना कार्बन निकलेगा उतना ही कार्बन पेड़ पौधों के द्वारा सोख लिया जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे तो सोखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पर, ठीक। तो हमारा जितना भी कार्बन निकलेगा, जब वो उतना सोख लिया जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे नेट जीरो कार्बन एमिशन, ठीक है। ये हमारा टारगेट भी है 2047 तक इसको करने का। इसी के तहत जो नेशनल हाईवेज बनते हैं उनके किनारे रोड, उनके किनारे जो है पेड़ लगाने की इनिशिएटिव लिए जाते हैं। जो सड़कें हैं उनके किनारे पेड़ लगाने की इनिशिएटिव लिए जाते हैं, ठीक है। हालांकि अभी इस पर काम चल रहा है, अभी इतना दिखाई नहीं देता ये ऑन ग्राउंड, लेकिन 2047 तक हमारा इसका टारगेट है। मेंबर की बात करें तो इसमें 198 पार्टीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। कुछ की एग्रीमेंट, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था, और पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस के रिड्यूस करने से रिलेटेड है, और पेरिस एग्रीमेंट टेम्परेचर को कम करने से रिलेटेड है, कि इस टेम्परेचर को अभी 2 डिग्री से 1.5 डिग्री सेल्सियस के बीच में कम किया जाए। बहुत ध्यान से सुनना सारी बातों को, ठीक है। पढ़ाई में एंटरटेनमेंट नहीं ढूंढते, पढ़ाई में ढूंढते हैं एंगेजमेंट। एंटरटेनमेंट कुछ समय का ही होता है सिर्फ। एंटरटेनमेंट में आप गाने सुन सकते हो, मूवीज देख सकते हो, इतनी रील्स में एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट है, हर कोई नाच रहा है रील्स में, ठीक है। तो उनसे भला नहीं होने वाला। अगर आप पढ़ाई में भी एंटरटेनमेंट ढूंढोगे तो एंटरटेनमेंट आपको पढ़ा देगा ढंग से। पढ़ाई में ढूंढो एंगेजमेंट, ठीक। तो इससे रिलेटेड कुछ COPs होती रहती है। COPs क्या होती है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जितनी भी पार्टीज हैं उनकी एक कॉन्फ्रेंस होती है क्लाइमेट चेंज को लेकर के। तो अभी 29वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई है UNFCCC की। कहाँ हुई है? ये बाकू अजरबैजान में हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, आपको ये पिछले जो COPs हुई है उनको भी ध्यान रखना है, जैसे COP 28, COP 27, COP 26, ठीक है। ये कहाँ कहाँ हुई है, इन सभी को आपको ध्यान रखना है। 29 की हुई है अजरबैजान के बाकू में। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर रखा है, PDF से आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। लेबर डे कब मनता है? लेबर डे बनता है 1 मई को, आने वाला है लेबर डे। और इसका मेन काम यह है कि दुनिया में जितने भी लेबर्स हैं उनको एक बेहतर एनवायरनमेंट मिले काम करने का, उनका प्रॉपर एक मिनिमम वेज भी मिले, जो फैसिलिटीज है वो भी मिले, ठीक है। उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए, सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, क्योंकि कई बार एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं फैक्ट्रीज वगैरह में। तो उसी के लिए ये लेबर ऑर्गेनाइजेशन बना है, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। यहाँ देखोगे आप, जिनेवा स्विट्जरलैंड में आईएलओ का हेड क्वार्टर है। ये आईएलओ का जो है स्टैंप है, ध्यान रखना। और इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर रहा है। जब ये फाउंड हुआ था तब इंडिया इसका मेंबर था। और कब हुआ था ये? 1919 में, 1919 में, आज़ादी से पहले ही हो गया था ये, ठीक है, सिंस, ठीक है। अच्छा जी, तभी से जो है ये चल रहा है। उस समय पर जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था उसमें ट्रीटी हुई थी, वर्साइल्स की ट्रीटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। ठीक, ऑब्जेक्टिव यहाँ से पढ़ लेना आप क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव है, मैं तुम्हें बता चुका। रिलीज स्टैंडर्ड्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट एट वर्क, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन एंड मैन, दोनों के लिए एक प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सके, उसके लिए इसका एक ऑब्जेक्टिव है। और सोशल प्रोटेक्ट करना, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना, ठीक, ये सभी काम इसके आईएलओ के आते हैं। रिपोर्ट्स भी जारी करते हैं ये अपने अपने, कहाँ किस में जो है क्या कंडीशन है किस देश में लेबर्स की। अगला हेडिंग है हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। WHO का हेडक्वार्टर आप मुझे बताओ कहाँ है? जिनेवा में है। जितने भी ये डब्ल्यू फैमिली से वर्ड है सारे जिनेवा में पढ़ते हैं मोस्टली, 90%, तो आराम से याद रह जाएगा, जिनेवा में है। 1948 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और इसका ऑब्जेक्टिव था कि सभी एक हेल्दी लाइफ जिए, और उसके लिए ये ध्यान रखना कि क्या न्यूट्रिशंस होने चाहिए, किस प्रकार का खान पान होना चाहिए, क्या मेडिसिन होनी चाहिए। अभी जैसे नया कोरोना वायरस आया था, तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो वैक्सीन्स बनाई गई उसमें भी WHO का गाइडेंस जो है ज़रूरी रहा। और ये इमरजेंसी भी डिक्लेयर करता है, अगर लॉकडाउन लगना है तो लॉकडाउन को भी इसी ने जो है सजेस्ट किया था, WHO ने, ठीक है। तो इंडिया भी इसका मेंबर है, और इसमें टोटल 194 मेंबर स्टेट्स। आगे बात करते हैं। अगला हमारा पास ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO। इसके हेडक्वार्टर की वही बात, जेनेवा स्विट्जरलैंड। मैंने बताया डब्ल्यू फैमिली वाले जितने भी ये है ऑर्गेनाइजेशन, मोस्टली का 90% का जेनेवा में मिलेगा। अगर आपको याद नहीं भी रहता तो भी आप जेनेवा को टिक करके आ जाना। WMO का मेट्रोलॉजिकल का मतलब होता है मौसम विभाग, मौसम से रिलेटेड। इसके फॉर्मेशन की बात करें तो 1950 में फॉर्मेशन, बस इतना ध्यान रखना है। मेंबर्स वगैरह इसमें 193 है। बाकी कोई करंट न्यूज़ इस साल नहीं आई है इससे, लेकिन रिपोर्ट्स जारी करता है ये। जैसे कैसी कैसी रिपोर्ट्स है कि भाई ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2023 को इसने रिपोर्ट किया है। इसने बताया कि 2023 सबसे गर्म साल रहा है ऑन द रिकॉर्ड। टेम्परेचर की बात करूँ तो 1.45 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा है टेम्परेचर, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस लेवल, सरफेस टेम्परेचर, ओशियन हीट, एसिडिफिकेशन एटसेट्रा रीच रिकॉर्ड हाई, ये सारी चीज़ों ने रिकॉर्ड तोड़ा है 2023 में। फिर ओजोन और अल्ट्रावायलेट बुलेटिन की बात करें तो ये एक अच्छी खबर आ रही है यहाँ से कि ओजोन लेयर जो है रिकवर कर रहा है। ओजोन लेयर जो हमें यूवी रेज से बचाता है, जो समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन लेयर, जैसे ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर, होम मंडल और समताप मंडल। इस समताप मंडल के सबसे निचली परत में पाई जाती है, कुछ कुछ ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती है। तो अंटार्कटिका के ऊपर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ओजोन लेयर को खराब कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि वे एलिमेंट्स अब कम हो रहे हैं और ओजोन लेयर रिकवर कर रहा है, ठीक है। तो ये माना गया कि भाई 2066 तक तो जो है अंटार्कटिका के ऊपर सारा रिकवर हो जाएगा, और 2045 तक आर्कटिक के ऊपर है वो रिकवर हो जाएगा, और 2040 तक बाकी वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भी ओजोन लेयर की कमी हो रही है वो रिकवर हो जाएगी। तो अच्छी न्यूज़ है ये, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगली रिपोर्ट बताई इसने एयर क्वालिटी और क्लाइमेट बुलेटिन को लेकर के। तो क्लाइमेट रिलेटेड ये पढ़ लेना आप, जो है कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। एग्रीकल्चर एरियाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है एयर क्वालिटी को लेकर के, क्योंकि पेस्टिसाइड्स वगैरह या फिर जो फॉसिल्स होते हैं उन्हें बर्न करते हैं, तो फिर एयर क्वालिटी ओबियसली घटती है। अगला ऑर्गेनाइजेशन है हमारा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो। हेडक्वार्टर वही जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। ये क्या काम करता है कि जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1967 में, वीपो कन्वेंशन, राइट।
ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है? यूएन एजेंसी एक्टिंग एज ए ग्लोबल फोरम फॉर आईपी सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्विसेज, उनकी पॉलिसी, उनकी इंफॉर्मेशन एंड कोऑपरेशन, ताकि कोई यूज ना कर सके। जैसे आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, मान लो आप कोई किताब छापते हो, आप कविता लिखते हो, आप कोई कहानी लिखते हो, तो वो आपकी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ठीक है जी। कुछ कुछ कन्वेंशन है, जैसे बर्ने कन्वेंशन इससे रिलेटेड है, वाशिंगटन ट्रीटी, पेरिस कन्वेंशन, सिंगापुर ट्रीटी ऑन लॉ ऑफ ट्रेडमार्क्स। अब ये हमारी 11 स्लाइड्स कंप्लीट हो चुके हैं यूएन से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन जो भी है। अब हम बात करेंगे उन ऑर्गेनाइजेशन की जिसका इंडिया एक मेंबर है। अब इंडिया मेंबर है तो जाहिर सी बात है ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 14 स्लाइड्स में कवर हो गया हमारा ये टॉपिक। तो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। ये अपने मेंबर्स को लोन प्रोवाइड करता है। इसका मेन काम ये है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें अगर कोई उन्हें डेवलप करने के लिए जो भी संसाधनों की रिक्वायरमेंट होती है उसमें वो लोन प्रोवाइड करता है IMF। तो इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वाशिंगटन DC में। ध्यान रखना WA वाले सारे जिनेवा में है, इनके हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, ये अलग से आपको याद रखने पड़ेंगे। PDF को डाउनलोड करके बार बार रिवाइज करोगे आप तो आपके याद रहती रहेगी चीज़ें। तो वाशिंगटन DC में इसका IMF का हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो जेनेसिस हुआ था, जेनेसिस होते हैं कि प्रारंभ कब हुआ, यानी कि उसका जो उद्घाटन है वो कब हुआ, तो ये भाई 1944 में बना था। और इसमें और इम्पोर्टेंट बात यह है कि 191 इसमें कंट्रीज है, इंडिया इसका एक मेंबर है। ठीक है, ये बाकी आप देख लेना। हाँ, ये रिपोर्ट्स ध्यान रखना, IMF रिपोर्ट्स जारी करता है, एक तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और एक ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जारी करता है IMF। क्लियर हो गया होगा पॉइंट, आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, इसका भी USA में पड़ता है वाशिंगटन DC। ठीक है, पीछे भी वाशिंगटन DC में ही था ये। और वर्ल्ड बैंक भी, ये भी काम यही करता है कि वर्ल्ड बैंक एक तो मध्यस्थता अपनाता है, एक लोन वगैरह देता है। ठीक है, इसकी रिपोर्ट्स याद रखनी है, रिपोर्ट्स नोट करना कि वर्ल्ड बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। जैसे जेंडर गैप ये रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, पुअर्टी वाली इंडेक्स वाली रिपोर्ट जारी करता है। तो ये रिपोर्ट आपको ध्यान रखनी है, पूछी जाती है कि कौन सी रिपोर्ट किस बैंक के द्वारा या किस संगठन के द्वारा जारी होती है। फिर आगे बात करते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का। इंडिया एक पार्टनर है, एक मेंबर है, और इसके हेडक्वार्टर जो है वियना ऑस्ट्रिया में है। हेडक्वार्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। WTO, ये UN से रिलेटेड नहीं है, ये एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन है WTO। और जेनेवा, W फैमिली है तो जेनेवा में हेडक्वार्टर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट की बात करूँ 1995 में। और मेंबर कंट्रीज के बीच में किस प्रकार से ट्रेड होना है, उनके ट्रेड की क्या पॉलिसी रहेगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस तरीके से रहेगा, कितना टैरिफ लगाया जा सकता है एक दूसरे के प्रति, उसको ये सही तरीके से रेगुलेट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बना था। और इसने जो है पहले इस WTO की जगह पे चल रहा था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड 1948, जिसको हम गेट बोलते थे, गेट। ठीक है, GATT, उसी के स्थान पर आया है WTA। और मेंबर्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें टोटल 166 मेंबर है, जिसमें इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर रहा है। इंडिया कैसा रहा है? फाउंडिंग मेंबर रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। आपको दिखाई दे रहा है ना, इधर साइड में दिख रहा होगा, वैसे इतनी PDF डाउनलोड करोगे दिख जाएगा। अब बात करते हैं ब्रिक्स की। ब्रिक्स असल में अपने मेंबर्स के जो फाउंडिंग मेंबर्स थे उन्हीं के नाम पर पड़ा है, जैसे B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। पहले सिर्फ इतने ही इसमें मेंबर्स थे, लेकिन फिर बाद में और भी मेंबर्स इसमें जुड़ गए। तो शुरुआत में तो सिर्फ 5 ही थे, अब इसमें और भी मेंबर्स जुड़ गए हैं। तो क्या क्या है इसका जेनेसिस की अगर मैं बात करूँ, इसके फाउंडेशन की बात करूँ, पहले हम न्यूज़ की बात करते हैं। करंट न्यूज़ ये है कि ब्रिक्स का 16वां समिट कहाँ हुआ है? कजान, रसिया में हुआ है। 16वां समिट कजान, रसिया में हुआ है। और ये ब्रिक्स बाद में था, ये था पहले ब्रिक जो है G8 आउटरीच समिट 2006 में बना था। फिर इसमें जो है ब्रिक का जो पहला समिट था वो रसिया में हेल्ड हुआ था 2009 में। ये पॉइंट सारे लिखे हुए हैं, सारे को ध्यान से पढ़ना, सारे पॉइंट्स को। फिर इसमें मेंबर जुड़ा, पहले शुरुआत में यही मेंबर थे सिर्फ, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। फिर इसमें 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा है, और अभी कुछ न्यू मेंबर्स भी इसमें जुड़ गए हैं, जैसे इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड इंडोनेशिया। ओके, और इंडोनेशिया जो है साउथ ईस्ट एशियन मेंबर, ब्रिक्स का पहला साउथ ईस्ट एशियन मेंबर बना है इंडोनेशिया।
हमारा जो इंडिया है ना वो साउथ एशिया में आता है, इंडिया आता है साउथ एशिया में, और जो इंडोनेशिया है वो है साउथ ईस्ट एशियन, साउथ ईस्ट एशिया। एशिया से भी थोड़ा और साइड में जाओगे, ऐसे पूर्व की साइड में जाओगे तो साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है इंडोनेशिया। वर्ल्ड मैप में समझाऊंगा अच्छे से। और सऊदी अरब जो है स्टिल हैड नॉट मेड ए फॉर्मल डिसीजन एज द एंड ऑफ 224। तो 2024 तक सऊदी अरब ने अभी तक क्लियर नहीं किया कि भाई उसे मेंबर बनना है या नहीं बनना है, लेकिन वो भी इस मेंबर बनने वाली रेस में है। आगे बात करते हैं G20 की। G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है G20। G20 के हमारे यहाँ पे सम्मेलन भी हुआ था दिल्ली में। 18वें G20 समिट की बात करें तो ये ब्राजील में हुआ है। G20 की अध्यक्षता मोदी जी ने सौंप दी थी ब्राजील को, ब्राजील में हुआ है अभी ये 18वां। और मेंबर्स की बात करूं तो इसमें टोटल 20 मेंबर है, जिसमें से 19 देश है, एक पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन है, EU है, और अभी 2023 से अफ्रीकन यूनियन भी जुड़ चुका है। जब भारत में इसकी मीटिंग हुई थी G20 में, तो उसी समय में अफ्रीकन यूनियन को भी G20 में ऐड कर दिया था। तो अब इसमें टोटल 21 कह सकते हैं 21 देश हो गए हैं, जिसमें से 19 तो कंट्रीज है। सारी कंट्रीज ध्यान रखना, सभी याद कर लेना इनको। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, इनको मैं वर्ल्ड मैप के माध्यम से समझाऊंगा। जैसे कि अर्जेंटीना और ब्राज़ील ये दोनों एक ही कॉन्टिनेंट पर है, साउथ अमेरिका में। कनाडा है, अमेरिका तो नहीं है, कनाडा जो है नॉर्थ अमेरिका में है। ऑस्ट्रेलिया का अपना एक कॉन्टिनेंट है। चाइना एशिया में है, फ्रांस यूके में है, जर्मनी एशिया में यूके में है, सॉरी जर्मनी यूके में है। इंडिया एशिया में है, इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया में है, इटली यूके में है, जापान एशिया में है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया ये जो है एशिया में ही है, जापान के जस्ट नीचे पड़ता है। मैक्सिको रसिया एशिया में है, ठीक है। सऊदी अरबिया ये भी जो है एशिया के ही पार्ट है, लेकिन वेस्टर्न एशिया है। साउथ अफ्रीका ये अफ्रीका का पार्ट है। तुर्की एंड यूनाइटेड किंगडम ये यूरोप का है। यूनाइटेड स्टेट्स ये अमेरिका का है। पूरी की पूरी यूरोपियन यूनियन है, और अफ्रीकन यूनियन भी अब इसमें ऐड हो गई है। वर्ल्ड मैप के आधार पर इनको याद करना, आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। वर्ल्ड मैप अगर आपने नहीं पढ़ा तो बैच में एडमिशन ले लेना। मैथ्स के साथ साथ में मैं आपको GK GS भी वहाँ पर क्लियर कराऊंगा, वहाँ आपको सारे मैप के माध्यम से चीज़ें समझाऊंगा। बात करते हैं G4 नेशंस की। G4 नेशंस का भी मेंबर है इंडिया। इसमें सिर्फ 4 ही मेंबर है, जैसे ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान। ये जो G4 ग्रुप है, ये ग्रुप असल में इसलिए बनाया गया ताकि ये एक दूसरे को सपोर्ट करे कि वो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बन जाए। तो एक दूसरे को ये जो है बिड करते रहते हैं, ठीक। ईच अदर बिड्स फॉर परमानेंट UNSC सीट्स। पर्पज है इनका इंक्रीजिंग UNSC मेंबरशिप टू 25 to 26 विद 6 परमानेंट एंड 4-5 नॉन परमानेंट मेंबर्स। मतलब इनका कहना यह है कि अब जो है संसाधन बढ़ चुके हैं, देश भी धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, और पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, और जो है इनकी राजनीति है वो भी बढ़ रही है। तो यूनाइटेड नेशंस में सिर्फ 5 मेंबर्स नहीं होने चाहिए, 6 मेंबर्स होने चाहिए परमानेंट, और 4-5 मेंबर हो जाने चाहिए नॉन परमानेंट। टोटल मेंबर 15 से या 25 से 26 होने चाहिए, ये इनका कहना है। और इसीलिए ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो ये ग्रुप बना हुआ है G4 नेशंस का। कौन कौन से मेंबर है? एक ब्राज़ील है, जर्मनी है, इंडिया है, जापान है। एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि भाई मेंबर्स परमानेंट होने चाहिए। अब बात करते हैं क्वाड की। ये भी जैसे G4 है, ऐसे ये भी 4 मेंबर का एक ग्रुप है। क्वाड का मतलब ही 4 होता है। तो ये सिक्योरिटी डायलॉग के ऊपर है, सिक्योरिटी के लेकर के, जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड USA, ठीक है। क्वाड में सिर्फ 4 ही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं सवाल। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड USA। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड USA। इंडिया और जापान एशिया के देश है, ऑस्ट्रेलिया अपना अलग कॉन्टिनेंट रखता है, और USA अपना अलग कॉन्टिनेंट रखता है। टाइमलाइन की बात करें तो 2004 में पहले ओरिजिनेट हुआ था। ये सुनामी रिलीफ से रिलेटेड था उस समय। तो ये कि भाई इन 4 नेशंस के द्वारा सुनामी रिलीफ दी गई थी जापान को, तो उसी समय पर ये ऑर्गेनाइज हुआ था। फिर इसको फॉर्मलाइज किया गया बाई जापान। फर्स्ट क्वाड मीटिंग हुई एशियन रीजनल फोरम पर 2017 में फिलीपींस में। इनके बीच में पहली ऑफिशियल टॉक्स हुई है। ऑब्जेक्टिव क्या है इनका? प्रमोट ए फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर दोनों मिले हुए हैं एक दूसरे से। चाइना उसमें हस्तक्षेप करता रहता है बीच में। तो इनके बीच में एक शांतिपूर्वक, एक फ्री, एक ओपन जो है ट्रेड चल सके, एक दूसरे का कोऑपरेशन चल सके, सहयोग चल सके, उसको प्रमोट करने के लिए ये जो है ऑर्गेनाइजेशन बना है क्वाड। क्लियर होगी बात, आगे बढ़े। अब बात करते हैं द कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ वे सभी नेशंस का एक संगठन है जो कभी न कभी कॉलोनाइज्ड रहा है, यानी अंग्रेजों के अधीन रहे हैं कभी न कभी। ऐसे देशों का एक समूह है।
तो जाहिर सी बात है इंडिया भी रहा है, तो इंडिया भी इसका एक मेंबर है। 1949 के लंदन डिक्लेरेशन में ये कॉमनवेल्थ संगठन बना था। 2024 में इसके 75 साल पूरे हो चुके हैं। मेंबर्स की बात करूँ तो इसमें लगभग 56 कंट्रीज है भारत को मिला करके, ठीक है। तो ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। मोस्टली जो ये काम करते हैं ये फोकसिंग ऑन डेमोक्रेसी, ट्रेड एंड क्लाइमेट चेंज, इनके ऊपर बातचीत करते हैं। इनके बीच में गेम्स भी ऑर्गेनाइज होते रहते हैं। जैसे 2010 में नई दिल्ली में गेम्स हुए थे, कॉमनवेल्थ गेम्स, जिसमें भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा था कांग्रेस के ऊपर। अब बात करते हैं आगे। अगला ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। नाम से पता चल रहा है साउथ एशियन, यानी कि एशिया के दक्षिण हिस्से में। अब दक्षिण हिस्से में भारत पड़ता है, पाकिस्तान पड़ता है, ठीक है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश ये सब पड़ते हैं, श्रीलंका पड़ता है। तो ये सभी इसके मेंबर कंट्रीज है। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, रीजनल होता है क्षेत्रीय सहयोग, एक दूसरे के साथ क्षेत्रीय सहयोग करने के लिए। इसके सचिवालय की बात करूं या हेडक्वार्टर की बात करूं तो काठमांडू नेपाल में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है पेपर में, ठीक है। 1985 में इसका जो है ढाका में सार्क चार्टर था, उसमें जो है 1985 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। मेंबर कंट्रीज आपको याद रखनी है, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान भी है, भूटान भी है, मालदीव भी है, नेपाल भी, पाकिस्तान भी और श्रीलंका भी। नीचे की साउथ एशियन कॉन्टिनेंट में जितनी भी कंट्रीज है, अफगानिस्तान से लगा करके और मालदीव तक का, वो सारी इसकी मेंबर है सार्क की। एक ऐसा ही आसियान है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का आसियान, वो आएगा आगे। तो वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का है, तो भारत उसका उसमें हिस्सा नहीं है, भारत उसका मेंबर नहीं है। अगर इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव ये है कि 9 कंट्री जैसे ऑस्ट्रेलिया, चाइना एंड यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये सभी इसके ऑब्जेक्टिव स्टेटस है, यानी कि ये इसको ऑब्जर्व करते रहते हैं कि सार्क में आखिर चल क्या रहा है। अगला ऑर्गेनाइजेशन है बे ऑफ बंगाल फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल। मल्टी सेक्टरल यानी कि बहु क्षेत्रीय, टेक्निकल तकनीकी, इकोनॉमिक आर्थिक सहयोग, बहुत सारे क्षेत्रों में, जिसमें टेक्निकल भी इंक्लूड है, इकोनॉमिक भी इंक्लूड है, ट्रेड भी इंक्लूड है, नाम में लिख दिया मल्टी सेक्टरल। और ये मेंबर कौन बने? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। बे ऑफ बंगाल जो भारत के नीचे है, बे ऑफ बंगाल से लगे हुए जो कंट्रीज है वे इसके मेंबर है। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1997 में हुआ था, बैंकॉक डिक्लेरेशन। थाईलैंड में पड़ता है बैंकॉक, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। मेंबरशिप की बात करें तो बांग्लादेश है, इंडिया है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, म्यांमार है, नेपाल है एंड भूटान है। हालांकि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश इसमें बे ऑफ बंगाल वाले पे इसमें नहीं लगते, लेकिन फिर भी नेपाल और भूटान इसके बिम्स्टेक के मेंबर्स है। टोटल इसमें 7 कंट्रीज है जो मेंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रीज है, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल प्रोग्रेस एंड एंश्योर पीस एंड स्टेबिलिटी अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल रीजन। बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, सोशल प्रोग्रेस करना, इंश्योर को पीस करना, ठीक है। तो ये इनके 7 फोकस एरियाज है पढ़ना, जैसे ट्रेड, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। हालांकि कह तो दिया पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, पर सबसे ज़्यादा दिक्कत इन्हीं देशों में है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, कनेक्टिविटी, ये सारे इनके मेन फोकस एरियाज है। अगला ऑर्गेनाइजेशन है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO। सबसे पहले हम न्यूज़ को कवर करेंगे, तो करंट न्यूज़ ये है कि SCO का 24वां समिट हेल्ड हुआ है कजाकिस्तान के अस्ताना में। कहाँ हुआ है? कजाकिस्तान के अस्ताना में, ठीक है। हेडक्वार्टर की बात करें तो बीजिंग चाइना में है SCO का। SCO के 10 मेंबर्स ये है, ठीक। और बाकी इनका ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो ये टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म, इन सभी को जो है काउंटर करते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो वाराणसी है, काशी है, वो SCO की पहली टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल है। तो आपने देखा होगा SCO में एक बार लगभग 2 साल पहले की बात है करंट की, कि चाइना के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, वो यहीं आए थे वाराणसी में, ये कैपिटल थी। फिर नीचे साउथ में भी गए थे, मंदिर वगैरह उन्होंने चेक किए थे। आगे बात करते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट, नाम का भी मेंबर है इंडिया। नॉन अलाइंड मूवमेंट का मतलब होता है गुट निरपेक्ष दल, यानी कि आपने जैसे सुना होगा कि रसिया और अमेरिका के बीच में लड़ाई होती रहती है, कोल्ड वार होता रहता है। तो रसिया का जो है, रसिया पहले USSR था और ये अमेरिका के साथ मिलकर के ही युद्ध लड़ा था, इसने पहला विश्व युद्ध।
लेकिन फिर बाद में जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु बम बरसा दिए तो यूएसएसआर उस बात से खफा हो गया, तो फिर वो उससे अलग हो गया। अलग होने के बाद फिर अमेरिका ने इसमें कोल्ड वार चलाया, तो यूएसएसआर से अलग अलग देश, छोटे छोटे देश अलग अलग बांट दिए। उन देशों ने अलग से फिर नाटो संगठन बना लिया और अब वहाँ पर रूस अलग हो गया। तो इनके बीच में कोल्ड वार छिड़ा कि भाई हम सबसे पहले आगे निकलेंगे। तो ये यूएसएसआर अंतरिक्ष में गया, जबकि अमेरिका ने अपना टेक्नोलॉजी में काम किया, वो अंतरिक्ष में जीत नहीं पाया। उसी समय पर खबर आई थी कि भाई अंतरिक्ष जो है, जो अमेरिका का जो एस्ट्रोनॉट्स है वो चंद्रमा पर उतर गए। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो फेक न्यूज़ है, ऐसा नहीं हुआ था, चंद्रमा पर नहीं गए, वो सिर्फ रसिया को नीचे दिखाने के लिए उसने ऐसा बोला था। तो वो फेक न्यूज़ भी हो सकती है, उसके बारे में कोई सच्चाई खबर नहीं है। बाकी ये कहा जाता है कि अमेरिका अंतरिक्ष वाले मामले में नहीं जीत पाया, लेकिन टेक्नोलॉजी वाले मामले में जीत गया। जैसे गूगल वगैरह है या यूट्यूब वगैरह आप ये यूज़ करते हो जहाँ पे पढ़ रहे हो, इसमें अमेरिका को महारत हासिल हो गई, जबकि रूस इस एरिया पर फोकस नहीं कर पाया। और आज इसी वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, अमेरिका रूस से कहीं ना कहीं ऊपर ही माना जाता है। ठीक है, तो इनके कोल्ड वार में जब दो गुट बट गए थे तो सभी देश कोई ना कोई गुट ज्वाइन कर रहे थे। कोई अमेरिका के पक्ष में था तो कोई यूएसएसआर यानी कि रसिया के पक्ष में था। लेकिन हम नए नए जो है, ताज़े ताज़े हम जो है आज़ाद हुए थे, तो उस समय पर हमने कहा कि भाई हम एक दल बनाएंगे, गुट निरपेक्ष दल, यानी कि हमारे लिए दोनों ही दल इंपॉर्टेंट है। हम किसी की दल में शामिल होकर के किसी को अपना दुश्मन या किसी को अपना पर्टिकुलर दोस्त नहीं कह सकते, हमें दोनों की ज़रूरत है। तो ये है नॉन अलाइंड मूवमेंट। बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी की। तो एडीबी का हेडक्वार्टर पूछा जाता है फिलीपींस के मनीला में है। ठीक है, और न्यू डेवलपमेंट बैंक ये संघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है, नया ही बना है ये ध्यान रखना है, इनके हेडक्वार्टर ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर एलियंस की, आईएस से। इंडिया ने ही इसकी शुरुआत की है फ्रांस के साथ मिलकर के, कि भाई एक जो है फ्रांस यूके का है, यूरोप का एक कंट्री है, और भारत जो है एशिया की एक कंट्री है। तो इन दोनों ने मिलकर के एक इनिशिएटिव लिया है कि सोलर एलियंस बनाया जाए। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो गुरुग्राम हरियाणा में है, अभी नई दिल्ली में शिफ्ट होने की इसकी बात चल रही है। इसका जो फॉर्मेशन है 2015 में हुआ था। 2015 में कब हुआ था? यूएनएफएसएससी के FCCC के COP21 में, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 हुई थी, उसमें ये अनाउंस किया गया इंडिया के द्वारा और फ्रांस के द्वारा कि भाई हम एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना रहे हैं, इंटरनेशनल सोलर एलियंस। ये काम क्या करता है? ये है रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। जैसे सूरज से किरणें आती है तो उससे बिजली बनाई जा सकती है। अब सूरज कभी छिपता तो नहीं है। जब पृथ्वी के इस हिस्से पर सूरज दिखाई दे रहा है तो इस हिस्से के सारे देशों में अगर ये सोलर एलियंस लग जाए तो वो इस हिस्से के सारे देश, जो इधर अंधेरा है, इधर भी रोशनी पहुंचा सकते हैं। और जब सूरज इस हिस्से पे चला जाएगा तो इधर रोशनी रहेगी, फिर इधर के सारे देश पे सोलर एलियंस के माध्यम से इस वाले देशों पे बिजली पहुंचा सकते हैं। तो इस उद्देश्य के साथ में जो है ये बनाया गया था एलियंस। तो ऑब्जेक्टिव पढ़ना आप लोग, प्रमोट द एफिशिएंट यूज ऑफ सोलर एनर्जी। ठीक है, और इसमें जो है कुछ फंड डाला गया है 1000 बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट का। एनर्जी एक्सेस टू 1000 मिलियन पीपल, इतने लोगों को जो है एनर्जी मिल पाएगी। 1000 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी कैपेसिटी। आप जानते हो बिना बिजली के तो अब जीवन आसान ही नहीं है, बिजली तो हर वक्त चाहिए। इसमें लगभग 104 कंट्रीज मेंबर हो चुकी है जिन्होंने साइंड और रेक्टिफाइड किया था इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। और अभी रिसेंटली न्यूज़ ये है कि रिसेंटली अर्मानिया 104वीं कंट्री बना है जिसने ISO को ज्वाइन किया है। सवाल बन सकता है कि ISO को ज्वाइन करने वाला रिसेंट कंट्री कौन है? वो है अर्मानिया। क्लियर है भाई? आगे बढ़े। अगला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, एरिना। अभी बताया मैंने तुम्हें कि रिन्यूएबल एनर्जीज को प्रमोट करने के लिए ये ISA का इनिशिएटिव लिया गया। तो ये एरिना जो है पहले से ही चल रहे हैं, अबू धाबी में इसका हेडक्वार्टर है। फॉर्मेशन इसका 1981 में हुआ था। और जैसे सूरज की, जैसे पानी से, जैसे हवा से, इनसे जो बिजली बनाई जा सकती है उनका यूज करने के लिए ये संगठन बना था। 169 कंट्रीज इसमें है अभी, और इंडिया भी इसका एक मेंबर है। ठीक है, चलो हेडक्वार्टर वगैरह ध्यान रखना। और ये भी इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस IBC है, ये भी इंडिया के द्वारा एक इनिशिएटिव है। इंडिया के द्वारा ये सजेस्ट और प्रपोज किया गया था, तो इसका हेडक्वार्टर भी इंडिया में ही है। इसका एम ये है कि जो बड़ी बिल्लियाँ है, बड़ी बिल्ली की जो जाति है, प्रजाति है, 7 बड़ी बिल्लियाँ है, उनका कंजर्व करना, उनका कंजर्वेशन करना। तो कौन कौन सी आती है? जैसे इसमें टाइगर है, लाइन है, लिपर्ड है, स्नो है,
स्नो लीपर्ड, चीता है, जैगवार एंड पूमा। ये भारत में नहीं पाए जाते, पूमा एंड जैगवार, बस इनके ब्रांड पाए जाते हैं। कपड़े वगैरह जूते वगैरह आप पहनते होंगे जैगवार पूमा के, लेकिन ये जानवर भारत में नहीं पाए जाते। बाकी ये सारी जितनी भी बड़ी बिल्ली है ये पाई जाती है। 5 बड़ी बिल्ली भारत में पाई जाती है। चीता पहले नहीं थी, लेकिन अब चीता को भी रिस्टोर कर दिया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये जो है लिस्ट जारी करती है, ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट, बैन कर देती है अगर कहीं फाइनेंशियल टास्क फोर्स जो है बैन कर देती है अगर कहीं टेररिज्म वगैरह को सपोर्ट किया जाता है तो इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। अब हमने ये ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया जिसमें इंडिया मेंबर था। हमारा अगला टॉपिक है कि इंडिया किन किन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है, वे हमें ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने हैं और वे ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट भी है। तो बढ़ते हैं, चलो क्लास को समय देते हैं थोड़ा और। सबसे पहले इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। अच्छा, एक ICC होती है, एक ICJ होती है, ये UN के अंडर में काम करती है, ठीक है। ICC है क्रिमिनल कोर्ट, इसमें सारे क्रिमिनल केसेस होते हैं, जबकि ICJ है कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसमें जस्टिस होता है, ठीक, पीस वगैरह से रिलेटेड। तो ICC के अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो हेग में है, जबकि ICJ का हेडक्वार्टर ये भी हेग में है, लेकिन ये पीस प्लेस पर, ये पीस पे काम करता है, ठीक है। कंपोजिशन इसमें 18 जज है, 3 डिवीजन में बटे हुए, इसमें 15 जज है, ठीक है। केसेस होल्ड ओनली इंडिविजुअल्स क्रिमिनलिटी रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑफेंसेस, जैसे कि कोई अंतरराष्ट्रीय अपराधी है, उस पर कोई केस चल रहा है तो उसको लेकर के जाया जाएगा ICC में, ठीक है। लेकिन ICJ में अगर देशों के बीच में चल रहा है या कोई लीगल डिस्प्यूट्स हो रहा है बिटवीन स्टेट्स एंड पार्टीज तो वो ICJ में जाएगा। इतना सा डिफरेंस है सिर्फ, ठीक है। किसी पर्टिकुलर आदमी पे चलेगा तो ICC, और स्टेट्स या देशों के बीच में चलेगा तो ICJ। और कौन से संगठन है जिसमें इंडिया मेंबर नहीं है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, रेन्यूएबल एनर्जी का तो है, सोलर एलियंस का भी है, लेकिन एनर्जी एजेंसी का नहीं है, IEA का नहीं है। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो पेरिस, फ्रांस में है। बाकी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान, सार्क का है, लेकिन आसियान का इंडिया मेंबर नहीं है, याद रखना। इसका हेडक्वार्टर जो है जकार्ता, इंडोनेशिया में पूछे जाते हैं। आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया। और न्यूज़ की बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पार्टिसिपेटेड इन 21st आसियान इंडिया समिट इन वियतनाम, लाओ में, ठीक है। फॉर्मेशन की बात करें तो 1967 बैंकॉक में, थाईलैंड में हुआ था, साइन किया गया था आसियान डिक्लेरेशन में, इसे हम बैंकॉक डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। और इसमें 5 मेंबर्स हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये सभी एशियन कंट्रीज है। और अभी प्रेजेंट में जो है 10 मेंबर्स हो चुके हैं, जब फाउंडेशन हुआ था तब 5 मेंबर्स थे। याद रखोगे, बार बार पढ़ लेना इसको, PDF को डाउनलोड करके। बात करते हैं नाटो की। ये भी बताया मैंने तुम्हें, नाटो जो है, जो यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है वो इसी संगठन को लेकर के चल रहा है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। अभी रिसेंटली नाटो में स्वीडन ज्वाइन हुआ है, 32वां मेंबर बना है, पूछा जा सकता है सवाल, ये करंट की बात है। और यूक्रेन अभी तक नहीं बना, 2022 में उसने अप्लाई किया था, और उसी के बाद से उसके साथ में युद्ध चल रहा है। हेडक्वार्टर की बात करें तो नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है, ठीक है। और 1949 में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के तहत इसको बनाया गया था। नेचर इसका पॉलिटिकल और मिलिट्री एलियंस है, ज़्यादातर तो पॉलिटिकल और मिलिट्री एलियंस ही है, 32 देशों के बीच में। मेंबर्स जो है इसमें 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे और अब 32 हो चुके हैं। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है कि अगर इन 32 देशों पर, इन मेंबर कंट्रीज पर कोई देश आक्रमण कर देता है तो वो सारे देशों पर, पूरे संगठन पर आक्रमण माना जाएगा और सभी लोग मिलकर के फिर अटैक करेंगे, ठीक है। ये इसका मेन पर्पज है। तो मोस्टली ये जो है डिफेंस और पॉलिटिकल्स को लेकर के ही बना हुआ है संगठन है, और इसी की वजह से जो एशिया और यूरोप वाला जो ऊपर रीजन है, अटलांटिक वाला जो रीजन है, उसमें टेंशन बनी हुई है। ये मैप के माध्यम से मैंने समझाया। असल में इसकी ज़रूरत क्यों बनी, क्योंकि कुछ देश तो बहुत बड़े बड़े देश है, लेकिन कुछ देश बहुत छोटे छोटे देश है, तो उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता रहती है, जाहिर सी बात है। तो फिर इन्होंने ये संगठन बनाया कि अब क्या होगा कि वैसे तो देश अलग अलग है, लेकिन अब अगर इन देशों पर कोई आक्रमण करेगा बाहर से तो ये सारे देश इकट्ठे तौर पे काम करेंगे, और जब इकट्ठे तौर पे काम करेंगे तो शक्ति बढ़ जाती है, आप जानते हो। अब बात करते हैं ओपेक की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये उन कंट्रीज का संगठन है जो पेट्रोल को एक्सपोर्ट करती है। उनके बीच में किस तरीके से पेट्रोल एक्सपोर्ट होना है, क्या रेट रखना है, ठीक है, एक क्या पॉलिसीज बननी है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। जितने भी पेट्रोलिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है
उनके बीच में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना ऑस्ट्रिया में है। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया के वियना में है। ठीक है, ओपेक के मेंबर्स ये देख लेना, और जो ओपेक के मेंबर्स नहीं है वो ये है, पढ़ लेना, इससे सवाल नहीं बनते ज़्यादा, बस हेडक्वार्टर ध्यान रखना आप लोग का। इसी प्रकार एक गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, इसका हेडक्वार्टर रियाद में है, जीसीसी का। 1985 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और इसमें 6 गल्फ कंट्रीज हैं, जैसे यूएई, बहरान, सऊदी अरबिया, ओमान, कतर और कुवैत। इन सभी का ये संगठन बना हुआ है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। अब बात करते हैं मिसलेनियस जो संगठन बच गए उनकी, जैसे कौन कौन से हैं। पहला पढ़ेंगे हम वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, प्रकृति को बचाने के लिए एक फंड इकट्ठा किया जाए वर्ल्ड वाइड। इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तरीके से काम करता है, ताकि जो वाइल्ड लाइफ है उनको बचाया जा सके, उनका संरक्षण किया जा सके। और यही होता है जो बताता है कि एंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी है, कौन सी स्पीसीज लुप्त होने वाली है, लुप्त प्राय कौन सी है। ठीक है, तो कौन करता है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। फॉर्मेशन कब हुआ था, इसका रीनेम हुआ था 1985 में, और फॉर्मेशन हुआ था 1961 में। तब इसको हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड बोलते थे, अब बोलते हैं वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, बस इतनी बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। और कुछ बात है क्या, 2007 में एक लाइट्स ऑफ का मूवमेंट सिडनी में स्टार्ट हुआ था कि भाई अंधेरा भी ज़रूरी होता है। कुछ जानवर ऐसे हैं जो अंधेरे में ही रहते हैं, जैसे उल्लू है, मच्छर वगैरह है, ये सभी अंधेरे को ज़्यादा पसंद करते हैं, अंधेरे में ही पनपते हैं ज़्यादा। तो इसके लिए हम अभी क्या कर रहे हैं, अर्थ पे जो है लाइट ज़्यादा जला रहे हैं, रोशनी में ही रहना शुरू कर दिया हमने, रात के टाइम भी लाइट जलती जा रही है। तो उससे कहीं ना कहीं क्लाइमेट को, कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को फ़र्क पड़ रहा है। तो उसीलिए ये मूवमेंट चला था, लाइट्स ऑफ मूवमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा लास्ट पेज है। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है जी। ठीक है, एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, फोकस ऑन नेचर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम करता है ये IUCN। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड, W से शुरू हो रहा है, तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और इंटरपोल, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरपोल होता है इंटरनेशनल पुलिस, जो अंतर्राष्ट्रीय अपराधी होते हैं उनको पकड़ने का काम करते हैं। और कई बार ये एक्शंस भी, ये अलर्ट जारी कर देते हैं, जैसे अगर रेड अलर्ट जारी कर रहे हैं तो इसका मतलब एक वांटेड क्रिमिनल है जिसको पकड़ना है। इस तरीके से इनके अलग अलग सिंबल्स होते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के लिए। तो ये थे आपके सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मैंने तुम्हें UN से रिलेटेड भी बताया, भारत किसका मेंबर है, भारत किसका मेंबर नहीं है। इन सभी के आपको हेडक्वार्टर स्पेशली ध्यान रखने हैं, हेडक्वार्टर तो सभी के ही आपको ध्यान रखने हैं। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है उसमें आपको फॉर्मेशन ध्यान रखने हैं, और जिसमें इंडिया मेंबर है उनके मेंबर्स भी आपको ध्यान रखने हैं। जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके मेंबर्स भी आपको ध्यान रखने हैं। ये 3 चीज़ आपको इस क्लास से याद रखनी है, इसके लिए आप बार बार इसको पढ़ो। और करंट में क्या चीज़ें चल रही है इन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वो मैंने आपको बता दी। इतनी सी ही न्यूज़ थी इस टॉपिक में। अब हम नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक को लेकर के आएंगे। हमारा मैथ्स का बैच शुरू हो रहा है 1 मई से। अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया तो आप एडमिशन ले सकते हो, 50% का ऑफ है। 50% का ऑफ लेने के लिए आप इस कोड को यूज़ कर सकते हो, फर्स्ट 100। डाउनलोड कर लेना ST कैंपस ऐप। क्लास कैसी लगी लाइक और कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर। थैंक यू एवरीवन।